हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बॉडी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क से बनी है जो हमें शेप, सपोर्ट और साथ ही साथ हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करती है। हाउएवर, जब कोई सडन इम्पैक्ट हो, बाहर का फोर्स हो या फिर कोई रिपीटेड स्ट्रेस हो और यह फोर्स आपके फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है तो यह टूट जाती है, जिसे आप फ्रैक्चर कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट द फ्रैक्चर्स। वेल फ्रेंड्स, आपके फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। समझ लो, ये आपकी नॉर्मल बोन है, उसकी आउटर लाइनिंग है, ये आउटर लाइनिंग है। अभी होता क्या है, जब भी फ्रैक्चर होता है तो ये आउटर लाइनिंग जो रहती है वो ब्रेक हो जाती है। तो जब भी आपकी बोन की आउटर लाइनिंग की कंटिन्यूटी टूटती है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। इट कैन बी फ्रॉम द टाइनी क्रैक टू द कंप्लीट ब्रेक। समझ लो, ये आपकी बोन है नॉर्मल, ठीक है, उसके अंदर कोई क्रैक आ गया, वहां से लेकर आपकी बोन दो भागों में बढ़ जाए, छोटे से क्रैक से लेकर आपका कंप्लीट दो भागों में बटना, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फ्रैक्चर। आपका जो फर्स्ट कॉज है दैट इज कॉल्ड ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक मतलब कोई फ्रैक्चर जो ट्रॉमा से होता है। उसके अंदर एग्जांपल आ गया आपका आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, आप गिर गए, फॉल्स, आपकी स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर क्या आ गया आपका, जैसे आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कुछ भी गेम खेल रहे हैं, तो उसमें क्या किसी के हाथ से कुछ लग गया या आप गिर गए, ठीक है, तो वो जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज रहती है उसके अंदर फ्रैक्चर हुआ, दैट कम्स अंडर द ट्रोमैटिक कॉज। आपका डायरेक्ट ब्लो, किसी ने डायरेक्ट आपको मारा, समझ लो, या फिर वायलेंस, या फिर कोई रोड पे लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर किसी से झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि वो मारपीट पे आ जाता है। मारपीट में क्या होता है, कभी वो कुछ डंडा मार दिया आपको, तो उससे जो फ्रैक्चर होता है दैट कम्स अंडर द ट्रोमैटिक कॉज। तो आपके ट्रोमैटिक कॉज के एग्जांपल क्या हो गए? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गिर गए आप, स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, डायरेक्ट ब्लो, किसी ने डायरेक्टली कुछ मारा आपको, ठीक है, फिर वायलेंस, कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, उसमें जो कोई चोट आती है फिर उससे जो फ्रैक्चर होते हैं दैट कम्स अंडर द ट्रोमैटिक कॉज। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड कॉज है फ्रैक्चर का दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल। कोई बीमारी की वजह से या फिर कोई पैथोलॉजी की वजह से आपका जो फ्रैक्चर होता है, बोन टूटती है, दैट कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल। इसके अंदर क्या होता है, बोन वीक हो जाती है ड्यू टू एनी डिजीज। आपकी कोई बीमारी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसके बाद जो फ्रैक्चर होता है दैट कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल कॉज। वेल फ्रेंड्स, एग्जांपल देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया। ये दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? जब भी विटामिन डी या फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है कोई बीमारी की वजह से, तभी आपको ये बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया। उससे क्या होगी, हड्डी कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, जल्दी से टूट जाएंगी। आपका सेकंड एग्जांपल बोन कैंसर। बोन कैंसर में क्या होता है, जब भी बोन के अंदर कैंसर होता है तो बोन वीक हो जाती है, बोन वीक होने के बाद में टूट जाती है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल कॉज। ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस किसको बोलते हैं? जब भी बोन का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बोन के अंदर जब भी इन्फेक्शन होता है तो आपकी बोन नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस मतलब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। जब पिघलेगी तो क्या होगी, बोन टूटने का खतरा रहेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब इन्फेक्शन की वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं दैट कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल कॉज। वेल फ्रेंड्स, आपके बोन के फ्रैक्चर होने का जो थर्ड कॉज है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और फटीग। समझ लो, आपकी एक बोन है, उसके ऊपर एक सीधा इम्पैक्ट आया तो आपकी बोन टूट जाएगी। मतलब बोन की स्ट्रेंथ से ज्यादा इम्पैक्ट आया तो आपकी बोन टूट गई। एक कंडीशन क्या रहती है, जब भी आपकी बोन के ऊपर थोड़ा लोड आता है लेकिन वो लंबे टाइम के लिए आता है या फिर रिपीटेड आता है, तभी आपकी बोन का टूटने का चांसेस रहता है। बोन क्या होती है, थक जाती है, फटीग हो जाती है और स्ट्रेस फ्रैक्चर से टूट जाती है। रिपीटेड माइनर ट्रॉमा, समझ लीजिए मेरी उंगली है, ठीक है, इसको तोड़ना है, या तो मैं एक बड़ा सा हिट करूंगा तो टूट जाएगी, या फिर क्या करूंगा, धीरे 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 एक हथौड़ी से मारता रहूंगा तो एक दिन तो टूट जाएगी ये उंगली। तो रिपीटेड माइनर ट्रॉमा कॉजेज द स्ट्रेस फ्रैक्चर और फटीग फ्रैक्चर, कॉमन इन द एथलीट्स एंड द सोल्जर्स। एथलीट्स क्या करते हैं, लंबी प्रैक्टिस करते हैं उनके गेम के लिए, तभी क्या होता है कि वो थकते हैं, तभी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तभी क्या होता है उनकी मसल थक जाती है तो लोड किस पे आएगा, बोन के ऊपर आएगा। बोन के ऊपर आएगा तो धीरे धीरे बोन का फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, वो स्ट्रेस की वजह से। दूसरे आपके सोल्जर्स रहते हैं, वो लोग बहुत सारा वजन कैरी करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे चढ़ते हैं, उनके पास गन्स रहती है, बहुत सारा एम्यूनेशन रहता है, तो इतना हेवी रहता है कि उनके बोन के ऊपर बहुत सारा लोड रहता है, मसल्स के ऊपर, बोन के ऊपर, तो वो धीरे धीरे कभी कभी फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, दैट कम्स अंडर द स्ट्रेस और फटीग फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके फ्रैक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट टाइप है फ्रैक्चर का दैट इज बेस्ड ऑन द स्किन इन्वॉल्वमेंट। स्किन के इन्वॉल्वमेंट पे दो फ्रैक्चर डिवाइड होते हैं, क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। क्लोज को बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ओपन को कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये जो साइन है, ओके, ये फ्रैक्चर का साइन है। कभी भी आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं तो वो ऐसा फ्रैक्चर लिखता नहीं है, वो ऐसा साइन बना देता है। सो क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, स्किन इंटैक्ट रहती है, आपकी स्किन जुड़ी हुई रहती है, वो स्किन से बाहर नहीं आता, जो बोन का फ्रेगमेंट रहता है, बोन का जो पीस रहता है वो बाहर नहीं आता है। लेकिन ओपन में क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर में उसमें बोन पियर्स करती है स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाती है, समझ लो स्किन को तोड़ के बाहर आ जाती है, तो दैट इज अ ओपन फ्रैक्चर। तो आपकी स्किन के इन्वॉल्वमेंट पे दो फ्रैक्चर हो गए, क्लोज विच इज स्किन इंटैक्ट रहती है, ओपन में स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाती है बोन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्चर पैटर्न। पैटर्न के ऊपर 8 टाइप डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट टाइप इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर रहता है इट इज अ स्ट्रेट अक्रॉस, आपकी ये समझ लो ये बोन है, ठीक है, ये सीधा बीच में काट दो ऐसा,
हॉरिजॉन्टल काट लो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। आपका जो सेकंड पैटर्न है दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मतलब आपको बोन को ऐसा तिरछा काट लिया, ठीक है। ये तिरछा जो काटना होता है या तिरछा टूटना जो होता है दैट कम्स अंडर द ऑब्लिक फ्रैक्चर। आपका जो थर्ड पैटर्न है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर कभी होता है जब भी आपकी बोन के ऊपर ट्विस्टिंग फोर्स आए, ऐसा ट्विस्ट वाला फोर्स आए, तभी जाके स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। आपका जो फोर्थ पैटर्न है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड जो फ्रैक्चर रहता है उसमें क्या होता है, बोन ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। समझ लो ये आपकी बोन है, इसके बीच में बहुत सारे पीसेस में टूट गई है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इट इज अ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अभी समझ लो कि आपने हरी लकड़ी ली है, ठीक है, ग्रीन स्टिक ली है, उसको तोड़ते हो तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी तो टूट जाती है, बाकी चिपकी हुई रहती है, ठीक है, तो पूरी नहीं टूटती। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि इतना टूट गया, इतना रह गया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज कॉल्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर में क्या होता है, क्रैक आता है, कैसा, आपके हेयर जैसा, मतलब इतना बारीक क्रैक आता है जो दिखता भी नहीं कभी। तो वो जो क्रैक रहता है वो एकदम बारीक रहता है आपकी बोन के अंदर, उसको बोलते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर। आपका नेक्स्ट जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल फ्रैक्चर। बोन डिवाइड्स इनटू मेनी सेगमेंट्स। अभी आपकी समझ लो ये नॉर्मल बोन है, ये बहुत सारे सेगमेंट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे पीसेस में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको बोलते हैं लीनियर फ्रैक्चर। उसमें होता है क्या, स्ट्रेट लाइन ब्रेक इन अ बोन। तो आपकी बोन है, समझ लो ये, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन में फ्रैक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, आपका फ्रैक्चर का जो थर्ड टाइप है इट इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हड्डी टूटने के बाद में वही जगह पे है या फिर दूसरी जगह चली गई या फिर खिसक गई है वहां से। इट इज अ टू टाइप, डिस्प्लेस्ड, नॉन डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस में क्या होता है, बोन एंड्स आर नॉट अलाइन। हड्डी टूटने के बाद में आपके दोनों के एंड जो है वो अलाइन नहीं है, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। और सेकंड है नॉन डिस्प्लेस्ड। नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन अलाइनमेंट मेंटेन, आपकी हड्डी टूटने के बाद भी जगह पे है, ये दोनों एंड जो है वो जगह पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, जो आपको फोर्थ है दैट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। आपको जो फर्स्ट स्पेशल टाइप का फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। उसमें होता क्या है कि आपकी बोन की 2 फ्रेगमेंट रहती हैं, तो एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर चला जाता है, वन फ्रेगमेंट पुश टू द अनदर। वो जो टाइप का फ्रैक्चर होता है उसमें फोर्स कैसा आता है, आपको वर्टिकल फोर्स आता है, एक बोन का फ्रेगमेंट टूटने के बाद दूसरी बोन के अंदर पूरा चला जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। आपका जो सेकंड स्पेशल टाइप है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। इट इज द मोस्ट कॉमन इन द वर्टिब्रे। ऐसा नहीं कि दूसरी बोन में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। तो होता क्या है, समझ लो आपकी ये रीढ़ की हड्डी है, उसके साइड में दूसरी हड्डी है, ये हड्डी सबसे वीक है, अभी स्ट्रेस आ रहा है तो उसको कंप्रेस करके तोड़ देगा, प्रेस करके तोड़ देगा, स्ट्रेस डाल के तोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये कभी होता है, एग्जांपल दूं आपको, समझ लो कि आप कहीं से गिर गए, ठीक है, छत से गिर गए, छत से गिरने के बाद में आप लैंड होते हो, आप लेग्स के ऊपर या फिर आपके डायरेक्टली आप बैठ जाते हो, तभी क्या होता है कि फोर्स आता है जो आपकी वर्टिब्रे के ऊपर जाता है और आपको कॉज करता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। आपका जो थर्ड स्पेशल टाइप है दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इट इज मोस्टली सीन इन द स्कल। आपको समझ लो कि स्कल जो रहता है ऐसा राउंड रहता है, अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट आके सिर पे गिरता है तो ऐसा खड्डा बन जाता है, तो ये डिप्रेशन जो रहता है उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। आपका जो फोर्थ स्पेशल टाइप है उसको बोलते हैं एवल्शन फ्रैक्चर। उसमें होता है क्या है, टेंडन पुल्स द बोन फ्रेगमेंट। आपका बोन का फ्रेगमेंट रहता है वो टेंडन पुल करके तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये आपकी बोन है, उसके ऊपर आके एक टेंडन या फिर मसल अटैच होती है, फिर समझ लो कोई एक्सट्रीम फोर्स आया था, मसल कंट्रैक्ट होकर टूटनी चाहिए लेकिन मसल टूटती नहीं, वो क्या करती है, बोन को ही यहाँ से उखाड़ देती है, तो उसको बोलते हैं एवल्शन फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर। दो रहते हैं, लोकल एंड जनरल। लोकल के अंदर क्या होता है, पेन होता है, लेकिन पेन कैसा होता है, समझ लो आप गिर गए, पेन इतना सीवियर और एक्सट्रीम पेन होएगा और सडन ऑनसेट, अचानक से चालू हुआ, तो हो सकता है फ्रैक्चर हुआ है। स्वेलिंग आई, गिरने के बाद में आप समझ लो कि सूजन आ गई आपके पैर के अंदर, तो हो सकता है फ्रैक्चर हुआ है। आपकी डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, समझ लो कि मेरी बोन है यहाँ बीच से टूट गई है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है यहाँ से मूवमेंट नहीं होता है, ये यहाँ से कोई मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन टूटने के बाद में यहाँ से मूवमेंट होना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी। यहाँ से बोन बेंड नहीं होती ना, यहाँ से बेंड होने चालू हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट जो साइन है दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। टेंडरनेस किसको बोलते हैं, समझ लो कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पे वो इंसान टच नहीं करने देगा आपको, क्यों, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो ही विल नॉट अलाउ यू टू टच। थोड़ा सा टच करेंगे तो बहुत पेन होगा, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। एबनॉर्मल मूवमेंट, मैंने बोला था अगर मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, समझ लो कि यहाँ से बोन मुड़ने लग जाए, तो मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ, इसलिए तो मेरी बोन मुड़ रही है। नेक्स्ट आपका जो साइन है उसको बोलते हैं क्रेपिटस। क्रेपिटस मतलब ग्रांटिंग साउंड। ग्रांटिंग साउंड कभी आता है, आपकी जॉइंट्स के बीच में आता है, कड़ की आवाज आती है ना जॉइंट्स के बीच में, लेकिन जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहां से अगर आवाज आ रही है तो इट कुड बी अ फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल साइन एंड सिम्टम्स। उसके अंदर फर्स्ट जो आ गया उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शंस। आपके जो एरिया में फ्रैक्चर हुआ उसके फंक्शंस, मूवमेंट्स वो लॉस हो जाएंगे। दूसरा होगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का भी होगा स्पेशली इन द ओपन फ्रैक्चर, जहाँ पे बोन रहती है वो स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाती है, तभी ब्लीडिंग होएगा। तीसरा है शॉक। स्पेशली सीवियर केसेस में ये शॉक पीरियड आता है, तभी आप समझ लो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, शॉक पीरियड में चले जाते हैं, दैट इज अंडर द जनरल साइन एंड सिम्टम्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ
ऑफ द फ्रैक्चर, आपके बॉडी के अंदर फ्रैक्चर हुआ है वो डॉक्टर कैसे पता लगाता है? दो तरीके से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है डॉक्टर, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रहे, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने का काम रहता है आपके डॉक्टर का। फिर इसके बाद इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट में चेक करेगा आपकी कोई डिफॉर्मिटी है, कोई क्रिपिटस है, कोई टेंडरनेस है, वो देखेगा, पाल्पेट करके देखेगा, पाल्पेट करने का मतलब टच करके देखेगा, वो एरिया को दबा दबा के देखेगा, ठीक है, कोई टेंडरनेस मतलब दर्द तो नहीं हो रहा है वो देखेगा, मूवमेंट असेसमेंट करेगा। मूवमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि वो जॉइंट का मूवमेंट करके देखता है, पैसिवली मूवमेंट करके देखता है, अपने हाथ से मूवमेंट कराता है और देखता है कि वहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये सबसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ गया आपके। आपका जो सेकंड मेथड है फ्रैक्चर को डायग्नोस करने का, उसको बोलते हैं इमेजिंग। इमेजिंग में क्या आता है, आपका एक्सरे आ गया, सिटी स्कैन आ गया, आपका एमआरआई आ गया। एक्सरे जो है वो सबसे कॉमनली यूज होता है, जब भी आप गिरते हैं सबसे पहले किया जाता है एक्सरे। ये जो तीन चीजें वो कंफर्म कर देती है कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। सिटी स्कैन कभी करते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर समझ लो कि आप कहीं से गिर गए, कोई बॉडी के अंदर कोई मेटल ऑब्जेक्ट चला गया जो बोन को तोड़ दिया, ठीक है, वो टाइम पे एमआरआई नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं। एमआरआई कभी करते हैं जब भी आपका सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या आ गया, जैसे कि आपका कोई लिगामेंट टूट गया, मसल टूट गई, कोई टेंडन टेयर हुआ है, तो वो टाइम पे आपका करते हैं एमआरआई। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हीलिंग प्रोसेस। आपका फ्रैक्चर होने के बाद कौन कौन से स्टेजेस, कैसे आपका फ्रैक्चर हील होता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वेल फ्रेंड्स, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो वो 4 स्टेजेस में हील होता है। आपका जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन। हेमेटोमा कभी फॉर्म होता है जब भी आपका फ्रैक्चर हुआ उसके विद इन 1 to 3 डेज के अंदर हेमेटोमा फॉर्म होता है। हेमेटोमा किसको बोलते हैं, ब्लड का क्लॉट फॉर्म होता है फ्रैक्चर साइड पे। जैसे समझ लो कि मेरी हड्डी यहाँ से टूट गई तो यहाँ पे ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा ये एरिया में, इसको बोलते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन। आपकी हीलिंग प्रोसेस की जो सेकंड स्टेज है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस 1 to 2 वीक्स के अंदर बनता है। आपका फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, फ्रैक्चर हुआ बोन, उसके बीच में गम जैसा सब्सटेंस फॉर्म होता है। गम का काम क्या रहता है, चिपकाना। दो बोन को चिपकाने का काम कौन करता है, ये कैलस, जो गम जैसा सब्सटेंस रहता है, सॉफ्ट रहता है इनिशियली 1 to 2 वीक्स में। फिर 3 to 6 वीक में वो हार्ड कैलस फॉर्मेशन थर्ड स्टेज में चला जाता है। यहाँ पे कैलस जो रहता है वो हार्ड हो जाता है। 3 to 6 वीक में क्या होता है, वो जो सॉफ्ट जो गम रहता है वो हार्ड हो जाता है ताकि बोन अच्छे से चिपक जाए। तो 3 to 6 वीक्स में आपका हार्ड कैलस फॉर्म हो जाता है जो दो बोन को चिपका देता है। समझ लो आपकी बुक का पेज फट गया तो आप क्या करते हो, गम लगाते हो, फिर दोनों को साथ में रखने पे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रखते हो ताकि वो सॉफ्ट से हार्ड हो जाए। हार्ड होने के बाद वो पेज अच्छे से जुड़ जाता है ना। तो सेम वे सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है आपका हार्ड कैलस फॉर्मेशन। का टाइम कितना लगता है, 3 to 6 वीक हार्ड होने में। आपके हीलिंग प्रोसेस की जो फाइनल स्टेज है दैट इज कॉल्ड रीमॉडलिंग फेज। रीमॉडलिंग फेज जो रहता है वो मंथ से ईयर्स तक रहता है। उसमें क्या होता है कि आपकी बोन तो जुड़ तो गई अच्छे से, लेकिन रीमॉडलिंग मतलब आपकी जो पुरानी जैसी बोन थी वैसी बन पाए, आपकी जो पुरानी बोन है उसका शेप ले पाए, को बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज। इसके अंदर ये फेज के अंदर क्या होता है, आपकी बोन जो रहती है वो वापस रीशेप करती है, सेम जो पहले थी वैसी बनने का ट्राई करती है। तो आपके फ्रैक्चर की हीलिंग प्रोसेस की 4 स्टेजेस है। हेमेटोमा फॉर्मेशन, जहाँ पे फ्रैक्चर होने के बाद में ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है जो 1 to 3 डेज लगता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। भी क्या होता है, ये 1 to 2 वीक्स होता है। उसके अंदर सॉफ्ट कैलस फॉर्म होगा, एक गम जैसा सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो हार्ड कैलस बनने के लिए 3 to 6 वीक्स लगते हैं। फिर लास्ट में होता है रीमॉडलिंग फेज, उसमें आपकी बोन जो पुरानी बोन है उसके जैसे बनने का ट्राई करती है, ठीक है। तो समझ लो ये आपकी बोन है, ठीक है, इसके अंदर ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये फ्रैक्चर होने के बाद यहाँ पे समझ लो ये हेमेटोमा हो गया, हेमेटोमा में ब्लड पूरा जम गया। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये फ्रैक्चर के बीच में कैलस फॉर्म आएगा। कैलस मतलब सॉफ्ट सब्सटेंस, गम जैसा सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या होता है, ये सब्सटेंस हार्ड हो जाता है। 3 से 6 वीक लगते हैं उसको। लास्ट में रीमॉडलिंग आपकी बोन जैसे पहले थी वैसे, ये पहले वाली बोन है कि जैसा बनने का ट्राई करती है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद में उसको कैसे मैनेज करना है, वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट। फ्रैक्चर होने के बाद में सबसे पहले फर्स्ट एड करना है। फर्स्ट एड कैसे होगा, 3 चीजों से होगा, इमोबिलाइजेशन, कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड पेन रिलीफ। आपका इमोबिलाइजेशन कैसे होगा, स्प्लिंटिंग के थ्रू। स्प्लिंटिंग कैसे होगा, समझ लो ये मेरा पार्ट फ्रैक्चर हो गया, अभी उसको मैं एक स्टेबल सरफेस या स्टेबल लकड़ी से किसी से बांध दूंगा, तो उसको बोलते हैं स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग करने का फायदा क्या है कि ये फ्रैक्चर है वो हिलेगा डुलेगा नहीं डुलेगा, तो उसका फायदा क्या होगा, आपको सिवियरिटी ऑफ द इंजरी कम हो जाएगी, आप फ्रैक्चर की ब्लीडिंग कम होगी, पेन कम होगा। तो दूसरा है कंट्रोल द ब्लीडिंग। आपका कंट्रोल कैसे करोगे ब्लीडिंग को, जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी रखोगे, मतलब ऊंचा रखोगे, या फिर किसी कपड़े से वो पार्ट को बांध दोगे, ठीक है। सो सेकंड थिंग, यू नीड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग ज्यादा होएगा, ब्लड लॉस ज्यादा होएगा तो पर्सन कैन डाई और पर्सन कैन गो फॉर द शॉक। आपका थर्ड है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ कैसे होएगा, वो पार्ट को इमोबिलाइज करना है। जब इमोबिलाइजेशन होगा तो पेन कम हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा बात है आप पेन किलर्स दे सकते हो पेशेंट को ताकि उसका पेन कम हो पाए। वेल फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट एड के बाद में आपका जरूरी जो ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, RX मतलब ट्रीटमेंट, उसके अंदर
दो आता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। RX मतलब ट्रीटमेंट, MX मतलब मैनेजमेंट, ये डॉक्टर्स मोस्टली लिखते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका कंजर्वेटिव जो मैनेजमेंट है उसके अंदर दो चीजें होती है, कास्ट लगाना, दूसरा रहता है ट्रैक्शन लगाना। कास्ट आपने देखा रहेगा, जब भी आपका फ्रैक्चर हो जाता है डॉक्टर क्या करता है, एक सफेद पट्टा बांधता है जो बहुत हार्ड रहता है। बना किसका रहता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना रहता है। आजकल तो सिंथेटिक कास्ट भी आ गए। सिंथेटिक कास्ट जो रहते हैं बहुत हल्के रहते हैं और ड्यूरेबल रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रैक्शन रहता है वो कभी लगाना पड़ता है जब भी आपकी समझ लो ये बोन है उठ के ऐसे आ गई है। ऐसे आने से क्या होता है कि उसको ऐसे तो चिपकाना नहीं है, बोन को ऐसे तो हील नहीं करना है। बोन के यहाँ पे एक पिन लगाई जाती है एंड पे, ठीक है। फिर क्या करती है वो रस्सी के थ्रू पिन के ऊपर वेट लगाया जाता है। वेट लगाने से क्या होता है कि वो बोन को खिंचाव आता है। खिंचाव आने के बाद ये दोनों एंड अलाइन हो जाते हैं। अलाइन मतलब सही जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इनको चिपकना है, जहाँ पे इनको हील होना है। तो फिर ये हील हो जाता है, अभी ये वेट हटा दिया जाता है, ट्रैक्शन हटा दिया जाता है। आपका डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट है उसका सेकंड पार्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी की जरूरत कभी पड़ती है जब भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है या फिर कोई फ्रैक्चर के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिसमें आपका डॉक्टर चीर फाड़ करता है, बोन को या फ्रैक्चर को ठीक करता है। अंदर दो चीजें होती है, इंटरनल फिक्सेशन के थ्रू या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन के थ्रू। समझ लो आपकी बोन टूट गई है, ठीक है। कौन कौन से फ्रैक्चर ऐसे रहते हैं, जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर है, सेगमेंटल फ्रैक्चर है आपका, जिसमें बोन फिर डिस्प्लेस हो जाती है, खिसक जाती है, या फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं बोन के, भी आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं आता। तभी काम आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। समझ लो ये बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए या फिर सेगमेंट में कट हो गई या फिर बोन मतलब ऐसे पियर्स करके स्किन के बाहर आ गई है, ठीक। तभी क्या होता है, यहाँ पे प्लेट्स और स्क्रू या फिर रॉड्स रहती है। हड्डी के बीच में एक रॉड डालेगा, फिर क्या करेगा, ये हड्डी फ्रैक्चर यहाँ पे हुई तो यहाँ पे एक प्लेट लगाएगा, उसके स्क्रूज के थ्रू इसको ठीक करेगा या फिर स्टेबलाइज करेगा, इमोबिलाइज करेगा, तभी जाके हड्डी हील हो पाएगी। तो आपके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में दो होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसमें चीर फाड़ नहीं होती है, और सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन करके आपकी बोन को अलाइन करता है ताकि फ्रैक्चर हील हो पाए। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वेल फ्रेंड्स, आपके अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। फर्स्ट इज हेमोरेज। हेमोरेज किसको बोलते हैं, रैपिड एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल। या तो इंटरनल होगा फिर एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल कैसे होएगा, समझ लो कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद में क्या होएगा, आपका जो ब्लड लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे, समझ लो कि आपकी ब्लड प्रेशर हाई होगी, हाई होने के बाद में दिमाग के अंदर नस फट गई है। नस फटने की वजह से जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, या फिर एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन फटने के अंदर से जो ब्लीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड हेमोरेज। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन ज्यादातर किस में होंगे, आपके ओपन फ्रैक्चर के अंदर होंगे। ओपन फ्रैक्चर जहाँ पे बोन जो रहती है, बोन फ्रेगमेंट जो रहता है वो स्किन को पियर्स करके बाहर आ जाता है, स्किन को फाड़ के बाहर आ जाता है। तो वो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनके लिए एक ओपन साइट हो गई, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आराम से घुस पाएंगे और इन्फेक्ट कर पाएंगे। आपका जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन दैट इज कॉल्ड नर्व इंजरी। नर्व इंजरी कभी होता है जब भी आपका बोन का फ्रेगमेंट जो रहता है, मोस्टली ये शार्प रहता है, वो क्या करता है कि नर्व को कट कर देता है। नर्व को कट करने से क्या होगा, आपका सेंसेशन लॉस हो जाएगा। तो दैट इज वन मोर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड फैट एम्बोलिज्म। अभी मैं आपको एम्बोलिज्म क्या होता है वो समझाता हूँ। समझ लो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर एम्बोलाई बनता है। एम्बोलाई किसका बनता है, फैट टिश्यू का बन सकता है, आपका खून का थक बन सकता है। तो समझ लो ये फैट एम्बोलिज्म है, यहाँ से डिसलॉज हुआ और ये ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करता है। अभी ट्रैवल कर रहा है, नॉर्मली तो ब्लड वेसल जो मोटी रहेंगी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब ये ब्लड वेसल नैरो हो जाती है, समझ लो कि ये हार्ट को सप्लाई कर रही है, ब्रेन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ब्लड वेसल, तो ये क्या होती है, नैरो हो जाती है। जब ये नैरो हो जाती है तो ये एम्बोलाई जो रहता है वो वहां जाके फंस जाता है। फंसने की वजह से क्या होगा, आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होएगा तो क्या होगा, ये टिश्यू जो रहेगी हार्ट की या फिर ब्रेन की टिश्यू डेड हो जाएगी। ब्रेन की टिश्यू डेड होती है उसको बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, देखा रहेगा पैरालिसिस हो जाता है। और हार्ट की टिश्यू डेड होंगी तो कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हो, हार्ट अटैक बोल सकते हो। तो ये सब जो चीजें होती है वो फैट एम्बोलिज्म की वजह से होती है। वेल फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड द अर्ली कॉम्प्लिकेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या आ गया, डिलेड यूनियन हो गया, नॉन यूनियन हो गया, माल यूनियन हो गया। डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन और माल यूनियन क्या होता है मैं समझाता हूँ। समझ लो आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, फ्रैक्चर होने के बाद नहीं जुड़ती है, उसको बोलते हैं नॉन यूनियन। क्यों नहीं जुड़ती है, उसके रीजन रहते हैं, या फिर बंदा जो रहता है उसने अच्छे से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, उसमें हड्डी मूव हो रही है, कभी वो स्टेबलाइज नहीं हो पाई है तो उसकी वजह से नहीं जुड़ेगी। दूसरा रहता है कैलस फॉर्म नहीं हो पाता, या फिर हड्डी के बीच में इतना गैप है कि वो जुड़ नहीं पाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनियन। आपका दूसरा जो है दैट इज अ डिलेड यूनियन। डिलेड यूनियन कभी होता है जब भी आपकी हड्डी जो रहती है मोस्टली क्या होती है 3 to 6 वीक्स में जुड़ जाती है, ठीक, हार्ड कैलस फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ हड्डियां रहती है, कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी रहती है या फिर विटामिन डी की कमी रहती है, तो उनके अंदर क्या होता है ये हड्डी जुड़ने में 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग जाते हैं, तो बोलते हैं डिलेड यूनियन। मतलब हड्डी टूटने के बाद टाइम पे नहीं जुड़ती है, उसको बोलते हैं डिलेड यूनियन। तीसरा है माल यूनियन। हड्डी जुड़ती तो है लेकिन कोई एंगल में जुड़ जाएगी। समझ लो कि मेरा ये फ्रैक्चर हुआ है, ये जुड़ना तो ऐसे चाहिए ना, ऐसे जुड़ना चाहिए, लेकिन ये जुड़ा कैसे है, ऐसे जुड़ गया है या फिर ऐसे जुड़ गया है, दूसरी हड्डी ऐसे जुड़ गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं
माल यूनियन। आपका जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड जॉइंट स्टिफनेस। जॉइंट स्टिफनेस हर एक फ्रैक्चर के बाद में आती ही आती है। आपका जॉइंट का फ्रैक्चर यहाँ पे हो तो एक जॉइंट ऊपर का एक जॉइंट नीचे का उसके अंदर स्टिफनेस आती ही आती है, ठीक है। फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं, मशीनें लगाते हैं, उसके बाद में मोबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, जॉइंट स्टिफनेस रिड्यूस होती है। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस आपने नाम सुना रहेगा, आपकी हड्डियां घिस जाती हैं, ठीक है। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। वेल फ्रेंड्स, आपने सुना रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाउ वी कैन प्रिवेंट द फ्रैक्चर्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट प्रिवेंशन है दैट इज बाय मेंटेनिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर आपके बॉडी के अंदर इनफ कैल्शियम और विटामिन डी है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो कम से कम टूटेंगी, या फिर उसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिएगा तोड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसमें कैल्शियम या फिर विटामिन डी की कमी रहती है, तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया ऐसी बीमारियां होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। कमजोर होने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी से टूट जाता है। आपका सेकंड प्रिवेंशन इट इज बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइजेस। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होती है, आपकी मसल कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ठीक, कंट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है। तो उससे क्या होता है, जॉइंट के ऊपर या फिर बोन्स के ऊपर कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन फोर्सेज आते हैं। उससे क्या होएगा, आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होएगा और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो आपकी बोन मजबूत बनेंगी, आपकी मसल जो रहेंगी वो लोड को ले पाएंगी। आपके ऊपर कोई फोर्स आ गया जो बोन को तोड़ने का ट्राई कर रहा है, तो क्या होएगा, आपकी मसल इतनी मजबूत रहेंगी कि वो फोर्स को, लोड को सहन कर पाएंगे, ताकि वो बोन के ऊपर नहीं जाए। बोन के ऊपर नहीं जाएगा तो बोन टूटेंगी नहीं। आपका जो थर्ड प्रिवेंशन है इट इज बाय द सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या क्या आ गया, समझ लो आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं या फिर बाइक चला रहे तो आपने हेलमेट पहन लिया, तो दैट इज अ सेफ्टी गैजेट। उससे क्या होएगा, आप गिरोगे तो लगेगी नहीं, या फिर कुछ सिर पे गिरा तो आपके फ्रैक्चर नहीं होंगे। या फिर ऐसे गार्ड्स रहते हैं, जैसे शूज रहते हैं, आपके सेफ्टी शूज रहते हैं, या फिर ऐसे ड्रेसेस रहती हैं आपको कवर करते हैं ताकि आपके ऊपर जो भी लोड आए वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। तो प्रिकॉशन जरूरी है। आपका जो फोर्थ है इट इज बाय प्रिवेंटिंग द फॉल इन द एल्डरली पीपल। अभी जो बड़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं उनका सबसे ज्यादा डर क्या रहता है कि वो खिसक के गिर नहीं जाए, क्योंकि वो थोड़ा भी गिरेंगे तो उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन द डिजेनरेटिव प्रोसेस। जब डिजेनरेटिव प्रोसेस रहता है बॉडी का, तो उसमें क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, मसल कमजोर हो जाती है, इजीली टूट सकती है। तो फॉल प्रिवेंशन कैसे करना है, जैसे कि फ्लोर है वो स्लिपरी है तो उनको अवॉइड करना है वहां से चलने का, ठीक है। उनको इनफ सपोर्ट दे, जैसे स्टिक हो हाथ में, तो उससे क्या होगा कि इनका बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो गिरने के चांसेस कम होंगे। तो दैट वे यू कैन प्रिवेंट द फॉल इन द एल्डरली। वेल फ्रेंड्स, आपके किसी भी टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में एक क्विक समरी बहुत जरूरी रहती है, ताकि आप वो टॉपिक को रिवाइज भी कर पाते हैं, साथ ही साथ याद भी रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज अ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर इट इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। बोन की कंटिन्यूटी टूट जाती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर का आपका साइन है। वेल फ्रेंड्स, आपके तीन कॉज होते हैं फ्रैक्चर के, ट्रॉमा, पैथोलॉजी एंड स्ट्रेस। ट्रॉमा एक्सीडेंट्स हो गए, पैथोलॉजी कोई बीमारी की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से। वेल फ्रेंड्स, आपके फ्रैक्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन द स्किन इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर ओपन होता है और क्लोज फ्रैक्चर होता है। बेस्ड ऑन द पैटर्न, जिसमें 8 पैटर्न मैंने पढ़ाए थे आपको। एंड बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपका बोन डिस्प्लेस्ड है या फिर नॉन डिस्प्लेस्ड है, हड्डी खिसक गई या नहीं खिसकी है, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेन होता है, स्वेलिंग होता है, डिफॉर्मिटी होता है। वेल फ्रेंड्स, आपके फ्रैक्चर की हीलिंग कैसे होती है? 4 स्टेजेस होती है। हेमेटोमा फॉर्मेशन, जिसमें हड्डी टूटने के बाद में आपका ब्लड का क्लॉट फॉर्म होता है वहां पे, फिर वो सॉफ्ट कैलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कितने में 1 to 2 वीक्स में। फिर आपकी हार्ड बोन बन जाती है, जिसको बोलते हैं हार्ड कैलस फॉर्मेशन, थर्ड स्टेज में। और आपके लास्ट में होता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब आपका बोन मंथ्स और ईयर्स में जो सेम पहले जैसे बोन थी वैसे बनने का ट्राई करती है, ठीक है, वापिस रीशेपिंग होती है उसकी। वेल फ्रेंड्स, आपके फ्रैक्चर को ट्रीट कैसे करेंगे आप? इमोबिलाइजेशन के थ्रू। इमोबिलाइजेशन, जब भी 2 फ्रेगमेंट टूटने के बाद में आप इसको इमोबिलाइज रखते हैं, अलाइन रखते हैं, तो उसके बीच में कैलस फॉर्म होता है ताकि फ्रैक्चर हील हो पाए। या फिर प्लस और माइनस सर्जरी की जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं आपके फ्रैक्चर के? इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है। इन्फेक्शन मैंने आपको बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपका, और नॉन यूनियन आपको मैं बताया था कि हड्डी नहीं जुड़ती है, दैट इज अ वन मोर कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें क्या होता है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्लेट और स्क्रू लगते हैं आपके। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेस टॉपिक ऑन द फ्रैक्चर्स। हमने देखा फ्रैक्चर के कौन कौन से कॉज होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है फ्रैक्चर की, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ हमने स्टेजेस ऑफ हीलिंग देखी, उसकी मैनेजमेंट कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन कैसे करना है फ्रैक्चर से, और साथ ही साथ हमने एक क्विक समरी भी पढ़ी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।